जय भारत साथियों। मैं तारिका तरंगिनी लकड़ा ग्राम पूंजी पथरा बीडियो बाड़ी तमनार तहसील की निवासी हूँ। साथियों, आज तमनार ब्लॉक में ग्राम तराईमाल बंजारी मंदिर प्रांगण में पूंजी पथरा में स्थित अजय इंगाट इस्पात के विस्तार हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण मंडल छत्तीसगढ़ के द्वारा इस जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें अजय इंगाट इस्पात के प्रदूषण से प्रभावित होने वाली 6 पंचायतों को प्रदूषण करने की सहमति के लिए जन सुनवाई में बुलाया गया था। पंचायत वासियों को ये बात समझ में नहीं आती है कि हम आखिर जन सुनवाई में जाते क्यों हैं। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि जन सुनवाई का आयोजन किस लिए किया गया था। जन सुनवाई का आयोजन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा रखा गया था और अजय इंगाट इस्पात के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण किया जाता है, उस प्रदूषण में हम जीने के लिए तैयार हैं। उससे होने वाली जो हानि हमको होने वाली है, इससे जो हमें बीमारियां फैलने वाली है, हमारी खेती प्रभावित होने वाली है, हमारे बच्चे जो बीमार होने लगेंगे, हम समय से पहले मरने लगेंगे, इन सब की सहमति कि इसे हम स्वीकार करते हैं अजय इंगाट इस्पात अपना कार्य करे। इस बात के लिए पर्यावरण की स्वीकृति हमसे चाही गई है इस जनसुनवाई में। इस जनसुनवाई में आने वाले 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसों से लाया जाता है, जिन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि जनसुनवाई का मतलब क्या है, वहां क्या बोलना है। आज मैं गई थी, मैंने सुना वहां पर लोग कह रहे थे कि मैं अजय इंगाट इस्पात को समर्पित करता हूं, मैं अजय इंगाट को समर्थन करता हूं, मैं अजय इंगाट को समर्पित करता हूं, समर्थित करता हूं। ये लोगों के शब्द थे वहां। इन लोगों को 100-200 रुपए में वहां लाया जाता है। जनसुनवाई के लिए जो व्यवस्था की गई थी, वो स्थानीय लोग जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अजय इंगाट इस्पात को समर्थन देने आए हैं, इस कंपनी को अपना काम करने के लिए, उसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो लोग अपनी जिंदगी दे रहे हैं दांव पर, उन लोगों को कटघरे में एक कैदी की तरह रखा जा रहा था। और अजय इंगाट इस्पात के लोगों को, सरशासकीय अधिकारियों को, पीठासीन अधिकारी बनकर जो आए थे, ये सब एक सुरक्षित कैंप के अंदर थे, टेंट के अंदर थे। वातानुकूलित बनाया गया था उस जगह को, अच्छी कुर्सियां दी गई थी उन्हें, बैठने की सारी और रहने की सारी सुरक्षा दी गई थी उन्हें। और जिनसे जिंदगी मांगी जा रही है, उन लोगों को एक कैदी की तरह कटघरे में रखकर उनकी सुनवाई की जा रही थी, जैसे कोर्ट में मुजरिम की सुनवाई की जाती है। स्थानीय लोगों का इस तरह से शोषण, वो भी सरकार प्रशासन को मध्यस्थ बनाकर किया जा रहा है, वो भी आदिवासी ग्राम पंचायत के लोगों को, जिनके जिंदगी को सुरक्षित करने का, जिनके रहन सहन, जिनके
संस्कृति, जिनके जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का दायित्व बनता है। भारतीय संविधान इसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार को देती है, राज्य सरकार को देती है, केंद्र सरकार को देती है। उस सरकार के विभाग आज इन लोगों की जिंदगी को चने मुर्रे की कीमत में खरीद रहे हैं। 100-200 रुपए, एक चाय की प्याली, 2 समोसे। इन्हें यह भी नहीं बताया जाता है कि यह जन सुनवाई कराई क्यों जा रही है, इस जन सुनवाई का मकसद क्या है। लोगों को लगता है कि कंपनी चलेगी, क्या होता है, हमें आज 100-200 रुपए मिलेंगे चाय नाश्ते के लिए। जिनकी जमीनें आपने ली हैं, जो किसान थे कल की तारीख में इस जगह के, उन किसानों को इस कदर लाकर खड़ा कर दिया है इन उद्योगों ने कि वो 100-200 रुपए के लिए अपना सारा दिन बर्बाद करके ऐसी जन सुनवाइयों में उसी कंपनी को समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं। साथियों, जन सुनवाई से पहले मैं पूंजीपथरा थाना गई, क्योंकि आज कल से ही हमारे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू भी लगाया गया था, और ये केवल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगाया गया था। और आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। सबसे पहले मैंने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के खिलाफ में और जन सुनवाई कराने वालों के खिलाफ में शिकायत पूंजीपथरा थाने में दी है और इन पर SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही की मांग की है। ये शिकायत मैंने सुबह 11 बजे थाने में जाकर दी है और शाम 3 बजे तक मीडिया में एक न्यूज आई है कि जिले से धारा 144 हटा दी गई है तथा रात्रिकालीन 10 बजे से 6 बजे तक का कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या ये सुनियोजित तरीके से सिर्फ जनसुनवाई के लिए कराया गया था या इसका कोई और मकसद था? ये तो प्रशासन ही जानेगा। इसके बाद दूसरा बिंदु एक यहां ये आता है कि अजय इंगाट इस्पात से 6 पंचायतें प्रभावित होती है, ऐसा शासन का मानना है। वैसे मेरा मानना है कि इससे पूरा रायगढ़ जिला प्रभावित होता है। केवल अजय इंगाट नहीं, पूंजीपथरा, तराई माल, तुमिढ़ी पंचायत के अंतर्गत 50 से अधिक उद्योग है और इन उद्योगों से पूरा रायगढ़ जिला प्रभावित होता है। इन ग्राम पंचायतों में आज जो लोग जनसुनवाई में शामिल हुए, इन ग्राम पंचायतों से जो लोग आज जनसुनवाई में शामिल हुए, उनकी संख्या कितनी है? इन 6 पंचायत में अगर हम लगभग माने तो लगभग 10,000 की जनसंख्या 6 पंचायत के लोगों में है और इन पंचायतों में जो 50 से ऊपर उद्योग संचालित किए जा रहे हैं, उन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार, इनकी संख्या, इन सबको मिलाएं तो संख्या यहां पे कम से कम 50,000 से ऊपर होगी। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायतों के अंदर बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है और जन सुनवाई में किसी भी व्यक्ति से उसके स्थानीय होने का प्रमाण नहीं मांगा जाता। ना तो उसके वोटर आईडी मांगे जाते हैं, ना उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, ना उससे कोई भी ऐसी आईडी मांगी जाती है जिससे वो प्रूफ कर सके कि वो इस प्रभावित पंचायत का सदस्य है। फिर जब आपको जनसुनवाई में बाहरी लोगों को भी बुलाना है
पंचायत के प्रभावित लोगों को छोड़कर अन्य लोग भी आ सकते हैं, तो फिर आप ये ढोंग क्यों रचते हैं कि इस कंपनी से सिर्फ 6 पंचायतें प्रभावित होती हैं और इन्हें ही आप सूचना क्यों देते हैं? ये मेरा सवाल प्रशासन से है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से है। और ये सवाल तमनार ब्लॉक की हर पंचायत में, हर व्यक्ति के मन में उठना चाहिए कि जब आपके क्षेत्र के लिए किसी उद्योग कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जनसुनवाई रखी जाती है, तो प्रभावित पंचायत के लोगों को ये लेटर दिया जाता है कि आपकी पंचायत इससे प्रभावित है, फलाने दिन जनसुनवाई रखी जा रही है, और उस जनसुनवाई में बाहरी लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है? वहां कोई भी स्थानीय होने का प्रमाण क्यों नहीं मांगा जाता है? जनसुनवाई के नियम के अनुसार से तो किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जनसुनवाई का आयोजन कराना अवैधानिक है। इसके बावजूद सामारोमा पंचायत, तुमड़ी पंचायत, तराईमाल पंचायत में किसी भी उद्योग के विस्तार या उद्योग की स्थापना के लिए जब जनसुनवाई रखी जाती है, तो तराईमाल स्थित बंजारी मंदिर प्रांगण में ही कराई जाती है, जो कि जनसुनवाई के नियम का उल्लंघन करता है। लोगों को ठग कर मंदिर में भगवान के दर्शन कराने के नाम से लाया जाता है और साथ में कंपनी के पक्ष में समर्थन दिलाया जाता है, जो कि पंचायत के निवासी नहीं होते हैं, संबंधित पंचायत के निवासी नहीं होते हैं। ये सारा खेल शासन और प्रशासन की निगरानी में होता है। जनसुनवाई जानबूझकर धार्मिक स्थल पर रखी जा रही है और फिर लोगों को यहां कुछ नाश्ता, चाय 100-200 रुपए देकर बाहरी लोग आकर स्थानीय लोगों की जिंदगी की कीमत 1 रुपया चाय, 2 समोसे और 100-200 रुपए लगाते हैं। और ये सारे नाटक, ये जानबूझकर मंदिर प्रांगण में लगाना, इसमें प्रशासन उद्योगपतियों के साथ में शामिल है। साफ साफ समझ में आता है। किसी भी उद्योग के द्वारा बंजारी पूंजीपत्रा स्थित और समारोमा पंचायत में स्थित, तुमिढ़ी में स्थित, तराईमाल स्थित किसी भी उद्योग कंपनी के द्वारा हमारे स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर कहीं भी रोजगार नहीं दिया जाता है, जबकि उद्योग स्थापित करने के पहले सभी पंचायतों के साथ में सभी कंपनियों का अनुबंध है कि कंपनी लगने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं कराई जाएगी, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। और इनमें से एक भी बिंदु पर कोई भी कंपनी तमनार ब्लॉक में सफल नहीं है। किसी भी कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। सीएसआर राशि का उपयोग कहीं भी ग्राम पंचायतों के लिए नहीं किया गया है। मैंने 2016 में आरटीआई के तहत एक जानकारी निकाली थी, जिसमें मैंने मांगा था जिला कार्यालय से कि रायगढ़ जिले में स्थित जितने भी उद्योग हैं, उन्होंने ग्राम पंचायतों से जब उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन ली थी तो उनका अनुबंध क्या था, ग्राम पंचायतों के साथ उनका अनुबंध क्या था, अनुबंध मुझे दिया जाए। और अनुबंध के साथ साथ आज तक जो उन्होंने सीएसआर राशि का उपयोग किया है, वो सीएसआर राशि का उपयोग उन्होंने कहां कहां किया है।
साथियों, ये जानकारी मुझे आरटीआई के तहत तब मिली जब मैं इसको लेकर हाई कोर्ट गई। ना तो मुझे सूचना के अधिकार के तहत वहां पे संबंधित कार्यालय से जानकारी दी गई, ना मुझे अपील में जानकारी दी गई, ना ही सेकंड अपील में मुझे जानकारी दी गई। मुझे इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट जाने के बाद भी मुझे अधूरी जानकारी दी गई और उसमें यह बताया गया जिन कंपनियों की जानकारी दी गई वो कंपनियां भी उनके सीएसआर राशि का उपयोग है कि राशि का उपयोग हमने रायगढ़ में तालाब सौंदर्यीकरण में लगाया, एसपी कार्यालय में कूलर लगाने में किया, रायगढ़ के सौंदर्यीकरण के सड़क के किनारे पौधे लगाने के लिए किया है। कहीं भी सीएसआर राशि का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायतों के बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं लगाया गया, संबंधित ग्राम पंचायत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए नहीं लगाया गया। कहीं भी सीएसआर राशि का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नहीं किया गया। साथियों, इन कंपनियों से जो प्रदूषण हो रहा है उसके प्रदूषण की वजह से हमारी खेती आज कम हो गई है। हमारे लोग उम्र से पहले मर रहे हैं, उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं। हमें समझना होगा, कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा, कोई हमारे लिए बोलने नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे केवल उद्योग कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उद्योग कंपनियां उन्हें पैसे देती हैं। आप क्या देते हो? आप उनसे जन सुनवाई में जाने के लिए 100-200 रुपए लेते हो, एक चाय 2 समोसे लेते हो। ये आपने अपनी कीमत लगाई है। आपको समझना होगा कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपने बच्चे पैदा किए हैं, तो आप अपने बच्चों की जिंदगी को कैसे संवारेंगे? क्योंकि ग्राम पंचायतों में बाहरी लोगों को आपकी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। वो जा सकते हैं आपके पंचायतों पे, काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन वो आपके रहन सहन, आपके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके बावजूद आपके अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, आपकी जिंदगी से छेड़छाड़ किया जा रहा है, आपकी जिंदगी को इस पर्यावरण में, आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को इस प्रदूषित पर्यावरण में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसे समझिए। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए फेंक रहे हैं, जमीन अपनी गिरवी दे रहे हैं, जमीन बेच करके जाना पड़ रहा है। कब तक आप जमीन बेचेंगे? कितनी जमीन है आपके पास? कब तक आप अपने जेवर बेचेंगे? कितने जेवर हैं आपके पास? 100-200 रुपए में अपनी कीमत लगाना बंद कीजिए और मजबूती से अपने आप के लिए लड़िए, अपने आप के लिए संघर्ष कीजिए। ये लोग आपको लूटने आए हैं और इनका साथ शासन और प्रशासन दे रहा है। हम हर चीज के लिए, हमें लगता है कि हम कलेक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारी सुनेंगे, हमें लगता है कि हम एसडीएम के पास जाएंगे तो उस पर कार्यवाही होगी, लेकिन यहां भी जब हमारे आवेदनों पर, हमारी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हमें लगता है ये सब रिश्वत लेने वाले लोग हैं, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा कि पंचायती राज के अंदर आपके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है। आपके ऊपर, सरपंचों के ऊपर उनकी ग्राम सभा है और उनके पंच हैं। सर्वप्रथम सबसे ऊंचा स्थान ग्राम सभा का है और आपकी ग्राम सभा के साथ में आप लिखकर जो भी करेंगे वही कार्यवाही आपके लिए सबसे उत्तम होगी। आप एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम आपके नहीं है। आप कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर आपके नहीं है।
क्योंकि आज तक हमारी किसी ने सुना नहीं, किसी ने भी इन उद्योगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। फिर हम नहीं मान सकते कि ये हमारे हैं। इन्होंने हमेशा हमारे खिलाफ में कार्य किया है, हमेशा हमारे अधिकारों का हनन किया है पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इस बात को मैं मजबूती से कह रही हूं। आज हम किसी भी थाने में जाएं, हम स्थानीय आदिवासी लोग, स्थानीय मूल निवासी लोग, जनवासी, किसान, किसी भी मुद्दे को लेकर थाने में शिकायत लेकर जाएं कि फलानी कंपनी ने हमारे साथ ऐसा किया है, उस कंपनी पर एक्शन लेने के बजाय हम पर कार्यवाही होती है, हमें डराया जाता है। समझिए, ये थाना भी हमारा नहीं है। इन सारी चीजों से मैंने सामना किया है, इसलिए मैं आज इतनी मजबूती से आप लोगों के सामने ये बात कर रही हूं। साथियों, हमें खुद अपने आप के लिए उठना होगा, हमें खुद अपने आप के लिए संघर्ष करना होगा। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, उन बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए हमें उठना होगा, हमें लड़ना होगा। कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे लिए काम करेंगे। इस बात को हमें इस तरीके से समझना होगा साथियों कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव का एक मकसद होता है। आपको इसको एक उदाहरण के साथ में मैं समझा दूं, बल्कि ये सच्चाई है, उदाहरण नहीं, ये सच्चाई है कि मुख्यमंत्री की एक कुर्सी या सत्ता की एक कुर्सी जो सामने रखी होती है, उसके लिए सामान्य क्षेत्र और पंचायती राज क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, दोनों का संघर्ष होगा। ये लोग अपना पैसा एक ऐसे इंसान के ऊपर लगाते हैं आपके क्षेत्र से, जो अच्छे से अच्छे आपके क्षेत्र के लोगों के अधिकारों की दलाली इनके लिए कर सके। और हमें लगता है कि चुनाव के समय में ये आदमी हमारा है, हमारे समाज का है, ऊपर तक जाएगा, सत्ता पर बैठेगा तो ये हमारे लिए कार्य करेगा। साथियों, दो तरफ से सत्ता की संघर्ष चल रहे हैं। अगर आपके ही कार्य करे जाने थे तो आप पर ही छोड़ दिया जाना था कि आप किस व्यक्ति को सत्ता की उस वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप पर यह निर्णय नहीं छोड़ा जाता है। बाहरी नगरीय क्षेत्र से दिल्ली में बैठ करके दिल्ली में रहने वाले लोग आपके क्षेत्र से एक इंसान को टिकट देते हैं, उसके ऊपर सामान्य क्षेत्र के लोग पैसा लगाते हैं और चुनाव के वक्त आपको 100, 200, 1000, 500 रुपए दिए जाते हैं, जिससे आप वहां जाकर उसको वोट करें। आपके पास वोट है, इनके पास पैसा है। चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत है, जो आपके पास पर्याप्त है जीत के लिए। सत्ता पर बैठकर अपने हक में, अपने अधिकार, अपने कानूनों को बनाने के लिए आपके पास अपने वोट्स हैं, इनके पास वोट नहीं है। इस तरीके से अगर आप ग्रामीण अंचल से आप अपना प्रतिनिधित्व चुनकर वहां भेजेंगे तो वो इंसान इनके लिए काम नहीं करेगा, वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन ये जिसे टिकट देंगे, आज देश में एक भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो नगरीय क्षेत्र से तैयार किया हुआ ना हो, जिसके मालिक, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके मालिक सामान्य क्षेत्र के लोग नहीं है। और इस बात को हमें जाति में उलझाया जाता है, हमें धर्म में उलझाया जाता है कि आप धर्म के नाम पर वोट करो, धर्म संकट में है। आप जाति के नाम पर वोट करो क्योंकि आपकी जाति के अधिकार खतरे में है। साथियों, किसी को भी जाति के आधार पर भारत में अधिकार नहीं है, ना ही धर्म के आधार पर अधिकार है।
भारत में हम देख रहे हैं कि हम ग्रामीण अंचल के लोगों के अंदर नगरीय क्षेत्र के लोग आकर जब हस्तक्षेप करते हैं हमारे रहन सहन में, जैसे अभी उद्योग कंपनियों के लोग आकर के कोयला खदान हमारे क्षेत्र से कोयला निकालकर कोयले की चोरी कर रहे हैं, उद्योग लगाकर हमारे क्षेत्र में हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारी जमीनें छीन रहे हैं हमसे, और कई तरीके के कांड हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में जो अमानवीय हैं। हमारे क्षेत्र जब तक हम खुद इस ग्रामीण अंचल में थे, अपनी पंचायतों में थे, बाहर से लोग नहीं आए थे, हम सुखी थे। छूट-फूट हमारे बीच में झगड़े हुआ करते थे लेकिन सुलझ जाया करते थे। तो ये सत्ता की कुर्सी दो तरीके से इसके लिए होती। ग्रामीण अंचल के लोग अगर अपने लिए संघर्ष करेंगे, सत्ता तक अपनी तरफ से अपना प्रतिनिधित्व अपनी तरफ से चुनकर भेजेंगे, अपना वोट सामान्य क्षेत्र से खड़े किए हुए उम्मीदवार पर नहीं डालेंगे, तब ग्रामीण अंचल का विकास होगा। और नगरीय क्षेत्र के लोगों के द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार को जब हम वोट देंगे, पैसे लेकर वोट देंगे, तो नगरीय क्षेत्र का विकास होगा। अभी हमने देखा कि तमनार जनपद को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए हमारे लैलूंगा विधायक चक्रधर सिदार जी, वो खुद अपना श्रम और पैसा लगा रहे थे, लगा रहे हैं। क्यों? इस ग्रामीण अंचल ने उन्हें विधायक तक पहुंचाया, विधायक बना उन्हें ये सोचकर बनाया कि हमारे यहां से किसान का बेटा किसान के बीच से अगर वहां तक जाएगा तो हमारे ग्रामीण अंचल के अधिकारों की रक्षा करेगा, हमारी जमीनें हमें दिलाएगा, उद्योगों से न्याय हमें दिलाएगा, पूंजीपतियों से न्याय हमें दिलाएगा। लेकिन उन्होंने तो उल्टा हमारी ग्राम पंचायतों को समाप्त करके नगर पंचायत बनाने का काम किया है। ये एक उदाहरण है हमारे सामने में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। हमें बताया जाता है कि नगर पंचायत अगर नगर पंचायत बन जाती है तो नगर में हमें ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, नगर में अच्छे स्कूल मिलेंगे, नगर में अच्छे अस्पताल मिलेंगे, अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छी नालियां बनाई जाएंगी, गंदगी नहीं होगी, सफाई होगी। साथियों, ये सब कुछ ग्राम पंचायत में भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो मैंने आपसे बताया कि नगरीय क्षेत्र के हाथ में अगर हम प्रदेश की सत्ता सौंप देंगे तो नगरों का विकास होगा। ग्रामीण अंचल से ग्राम पंचायतें अगर सत्ता पर जाएगी, यहां से चुनकर अपना प्रतिनिधित्व भेजेंगी, तो सत्ता पर ग्रामीण अंचल के लोग बैठेंगे और ग्रामीण अंचल का विकास होगा। ग्रामीण अंचल अपने लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल बनवाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, नाली बनवाएंगे, गार्डन बनवाएंगे, घूमने की व्यवस्था, दुकानों की व्यवस्था, ये सारी चीजें वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज तक हमने कभी सत्ता हासिल नहीं की है। हमने हमेशा ही अपने वोटों को बेचा है, अपने अधिकारों को बेचा है, और हमने दूसरों से उम्मीद की है कि वो हमारे लिए करेंगे। उन्होंने हमें आज तक जो अपने लिए करना था सब कुछ करने के बाद हमें जो भीख में दिया है, उससे ही आज हम समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें अपने लिए संघर्ष करना होगा, अपना प्रतिनिधित्व यहां से आगे तक भेजना होगा, सत्ता तक भेजना होगा, तब हमारे अधिकारों को हम सुरक्षित कर सकेंगे। आज जो जनसुनवाई हुई है, इस जनसुनवाई में भी क्योंकि सत्ता हमारी नहीं है, सत्ता पूंजीपतियों उद्योगपतियों की है, और पूंजीपति उद्योगपति लोग आज कलेक्टर को उसके अधीनस्थ कर्मचारी है, एसडीएम उसके अधीनस्थ कर्मचारी है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल उसके अधीनस्थ है, आपके सारे विभाग उनके अधीनस्थ हैं। इसीलिए
इस जन सुनवाई में सारे नियमों को ताक पर रखकर, सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर ये जन सुनवाई कराई जाती हैं उद्योगपतियों के पक्ष में। धारा 144 होते हुए भी ये जन सुनवाई कराई गई। अच्छी तरह से जानते हैं शासन प्रशासन के लोग कि इन उद्योगों से जो प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से आज रायगढ़ देश का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बावजूद वो अजय इंगाट इस्पात का विस्तार कराना चाहते हैं और आने वाले समय में और 2 उद्योगों के विस्तार की जन सुनवाई दिसंबर महीने में रखी हुई है। हमारे पक्ष में आज की तारीख में केवल भारत का संविधान है और भारतीय संविधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज को अपने आप में वो सारे अधिकार देता है, अपने आप में उसे एक अलग संविधान का दर्जा देता है कि वो अपने सारे अधिकारों को खुद बना सकता है। सारे अधिकारों के लिए वो स्वायत्त शासित है। वो खुद अपने लिए जो भी चाहता है वो कर सकता है। हमें छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार या हमारे कलेक्टर या एसडीएम या तहसीलदार या विधायक या सांसद इन पर रहने आश्रित होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है और इनके हस्तक्षेप पर हम कार्यवाही कर सकते हैं, अपनी पंचायती कार्यवाही कर सकते हैं और इसके लिए न्यायालय इन्हें दंड भी देगा। संवैधानिक अधिकारों पर हनन के ऊपर इन्हें दंड दिया जा सकता है। साथियों, इसीलिए क्योंकि पंचायतें आज इस कानून का, अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करती है, ग्राम सभाएं अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करती है, इसलिए इन उद्योगपतियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आज एक चीज और थी कि 6 पंचायतों में जो लोग यहां रहते हैं, इन 6 पंचायतों में बाहरी लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड तक लागू कर दिए गए हैं, जबकि पंचायती राज में बाहरी लोगों को अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये लोग हमारे क्षेत्र में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन अधिकार के देने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन हमें गुमराह करके और भ्रष्टाचार के माध्यम से इन लोगों को, इन्हें वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड दिए गए हैं, जो स्थानीय मूल निवासी होने का दावा करते हैं और जनसुनवाइयों में जाकर पंचायत के निवासियों के अधिकारों के खिलाफ जाकर कंपनियों के समर्थन में वहां कंपनियों के लिए विस्तार के लिए समर्थन देते हैं, कंपनियों की स्थापना के लिए अपना समर्थन देते हैं और हमें नजरअंदाज किया जाता है। वहां ये लोग हमारी कीमत लगाते हैं। साथियों, तमनार ब्लॉक के किसी भी उद्योग के पास ग्राम सभा की अनुमति नहीं है। तमनार के सभी उद्योग और खदानें गलत तरीके से पंचायत में सरपंचों और पंचों के प्रस्ताव को पास करके लिया गया है। सरपंचों और पंचों के द्वारा इन उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास किया गया है, तभी ये लोग बिना किसी खौफ के यहां अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं और खदानों का खनन करते हैं। हमारे लोग, जो साधारण लोग हैं, गांव के निवासी हैं, कानूनों की जानकारी नहीं है जिन्हें, हम गुमराह होते हैं।
हम अनपढ़ लोग हैं। लोग कहते हैं कि हम आदिवासी लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, जंगली हैं। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि, और सबसे बड़ी बात यहां यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों के पास बुद्धि ही नहीं है। ये इनको पता है, तभी तो इतने उद्योग चल रहे हैं। हमें होशियार बनना पड़ेगा। एक बात हमारे दिमाग में ये ठान लेनी है हमें कि पंचायती राज अपने आप में एक संविधान है जिसके अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार ना तो केंद्र सरकार को है और ना ही राज्य सरकार को है, ना किसी विधायक को है, ना किसी सांसद को है, ना किसी कलेक्टर को है, ना किसी एसडीएम को है, ना किसी तहसीलदार को है। जब तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं बैठ जाएगी तब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकेंगे। हम निडर होकर अपने अधिकारों को नहीं मांग सकेंगे। हमें निडर होना पड़ेगा। पुलिस का काम, केंद्र सरकार का काम, राज्य सरकार का काम, कलेक्टर का काम, एसडीएम का काम, तहसीलदार का काम, इन सारे सरकारी विभागों का काम, जितने भी सरकारी विभाग हैं, उन सारे सरकारी विभागों का सिर्फ एक काम है हमारे लिए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखना। यदि कहीं हमारे अधिकारों में कोई हस्तक्षेप कर रहा है, उसका हनन कर रहा है, तो उसे बचाना। हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के अलावा इनका हम पर दूसरा कोई अधिकार नहीं है। और इसी तरह, इसीलिए आज की ये जो जनसुनवाई थी, बिना ग्राम सभा के ये जनसुनवाई कराई गई। ग्राम सभा से कहीं भी इस बात की सहमति नहीं ली गई है कि ये जनसुनवाई कराएं या ना कराएं। और पुलिस को किसी भी ग्राम सभा ने नहीं बुलाया था कि हमें पुलिस सुरक्षा की जरूरत है। ये पुलिस जनसुनवाइयों में विरोध करने वालों पर अपना भय और दबाव बनाने के लिए उद्योगपति, पूंजीपति लेकर आते हैं और प्रशासन, शासन ऐसे घिनौने काम में आदिवासियों पर भय निर्माण करने के लिए इन उद्योग कंपनियों का साथ देते हैं। क्योंकि आज ये नगरीय क्षेत्र के पूंजीपति, उद्योगपतियों की सरकार है और सरकार के ये अधीनस्थ कर्मचारी हैं। अगर इनसे हमें काम लेना है तो हमें टिकट लेकर आने वाले नगरीय क्षेत्र से, जिनको दिल्ली और बंबई में बैठकर लोग टिकट देते हैं, ऐसे लोगों को किनारे करना होगा और अपना प्रतिनिधित्व खुद तैयार करके सत्ता तक भेजना होगा। तब ये कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तक वो हमारे लिए काम करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही कहकर आपसे उम्मीद करती हूं कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो उन्हें आप और लोगों को शेयर कीजिए, हमारे क्षेत्र के युवाओं को तैयार कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए।